हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम एग्ज़ाम डेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तो रिवीजन करते रहिए और तैयारी करते रहिए। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, जो कि 8 मई 2022 में हुआ था एग्ज़ाम इसका, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराया गया था। आज क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम उसका व्याख्या सहित हल प्रश्न लेकर आए हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करते जाइए। तो जल्दी से हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारक है? ऑप्शन देखते हैं। भोजन के साथ चाय लेना। ऑप्शन बी है केवल शाकाहारी भोजन लेना। ऑप्शन सी है रोजाना गेहूं लेना। ऑप्शन डी है प्रतिदिन चावल लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में शरीर से भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण भोजन के साथ चाय लेना है। कई आहार कारक इस अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों की पहचान करने के बाद आयरन अवशोषण पर चाय के प्रभावों को विशेष ध्यान दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में लौह अवशोषण बढ़ाने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, मांस, मछली आदि चाय की बड़ी मात्रा में भी लौह अवशोषण के अवरोध को दूर कर सकता है। हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए। ऑप्शन बी है विटामिन बी। ऑप्शन सी है विटामिन ई। ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पेलाग्रा। ऑप्शन बी है ड्राई बेरी बेरी। ऑप्शन सी है ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेसिस। इसे ऑस्टियोमलेसिस या ऑस्टियोमलेशिया कह सकते हैं। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। हड्डियों के कमजोर होने को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को भी कहा जाता है। बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया का मुख्य कारण विटामिन डी का कम अवशोषण, क्योंकि विटामिन डी हड्डी की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। ऑप्शन बी है स्तनपान बंद करें। ऑप्शन सी है तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें। ऑप्शन डी है कच्चे भोजन से शुरू करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 माह बाद शिशु को पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम को माँ को यह सिखाना चाहिए कि वह कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी। हमारा छठवां क्वेश्चन है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास, बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, यह मां पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का बहुत महत्व होता है, जिससे बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास हो सके। सही पोषण से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पोषण से ही बार बार बीमार होने से बचा जा सकता है और कुपोषण के दायरे से मुक्ति भी पाई जा सकती है। बच्चों को स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सही मात्रा में पोषण देना आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है भौतिक मापन ले। ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि का मापन करें। ऑप्शन सी आर्थिक सर्वेक्षण ले। ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति को मापे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को व्यक्ति का भौतिक मापन करना चाहिए। एंथ्रोपोमेट्री व्यक्ति के माप को संदर्भित करता है। यह भौतिक विज्ञान का एक प्रारंभिक उपकरण है। इसका उपयोग पहचान के लिए, मानव शारीरिक भिन्नता को समझने के लिए उद्देश्यों के लिए पूरा पाषाण विज्ञान में किया गया है। एंथ्रोपोमेट्री में मानव शरीर के भौतिक गुणों का व्यवस्थित माप शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? ऑप्शन है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। ऑप्शन बी है स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। ऑप्शन सी है उसे खुद को तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी है कीटाणु नाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता इसलिए सीखनी चाहिए ताकि बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखा जा सके। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यक्ति को निम्न बातों में सहायता प्रदान करती है।
जैसे एक अच्छा सुडौल शरीर बनाए रखने में, मांसपेशी में अच्छा शक्ति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय उस जीवनचर्या से है जिनके फलस्वरूप एक स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। उदर के कौन से भाग होते हैं, यानी कि स्टमक के कौन कितने पार्ट होते हैं? तो ऑप्शन है फंडस, बैक, पाइलोरस। ऑप्शन बी है फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ऑप्शन सी है एपेक्स, बॉडी, पाइलोरस। ऑप्शन डी है फंडस, बॉडी, पाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टमक के 4 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, जो फिगर के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी है लंग्स, ऑप्शन डी है पैनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। मानव शरीर में पैनक्रियाज वह अंग है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत में इसका अवशोषण हो सके। लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा को हाइड्रोलाइज करता है। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है हमारा। फेफड़ों को बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? यानी फेफड़े की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लूरा, हिंदी में से फुफ्फुसा आवरण कहेंगे। ऑप्शन बी है म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्म झिल्ली। ऑप्शन सी है ब्रोंकाई, श्वास नलिकाएं। ऑप्शन डी है ब्रोंकियल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को फुफ्फुसावरण यानी प्लूरा कहते हैं। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से आवृत होता है जिसे प्लूरा कहते हैं। बाह्य आवरण वक्ष तथा डायफ्राम के पास रहता है, जैसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली जो कि फेफड़े की घनिष्ठता से घिरे रहता है उसे विसलर प्लूरा कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को प्लूरल स्पेस कहते हैं, जो तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, मैस्टिकेशन क्या है? ऑप्शन है चबाने का कार्य, ऑप्शन बी है पचाने का कार्य, ऑप्शन सी है निगलने का कार्य, ऑप्शन डी है नष्ट करने का कार्य। इसका राइट आंसर है चबाने का कार्य। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को दांतों से कुचलकर पीस लिया जाता है। यह पाचन का पहला चरण होता है और यह एंजाइमों द्वारा अधिक कुशल ब्रेकडाउन की अनुमति देने के लिए खाद्य पदार्थों के सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन को द्वारा दांतों के बीच पीसने के लिए रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन है जितना हो सके मूत्र को रोकना चाहिए, ऑप्शन बी है प्राइवेट पार्ट को न धोएं, ऑप्शन सी लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें, ऑप्शन डी है जगवास्तिक नहीं काटना। जगवास्तिक यानी कि प्यूबिक हेयर को नहीं काटना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी है मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए लंबे समय तक मूत्र को रोककर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना, त्वचा के बालों का टूटना, त्वचा का सूखना, त्वचा का फटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों के बंद होने या जाम होने के कारण त्वचा में संक्रमण हो जाता है। इसमें स्किन फूल जाता है और दाने जैसे निशान बनने लगते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन देखते हैं। अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग, लगातार अतीत में रहना, खुद की सीमा की उपेक्षा, अच्छी दोस्ती और रिश्ते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अच्छी दोस्ती और रिश्ते। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में अच्छी दोस्ती और रिश्ते बनाना, संतोषी और प्रसन्नचित्त रहना, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष
निराशा, अपराध आदि आवेगों से व्यथित नहीं होते हैं। ये ममत्वशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। वे अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट न हीन समझते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया, तनाव प्रबंधन, पलायन अनुक्रिया, सुपर ईगो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनता है, उसे रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये वे व्यवहार हैं जिनका उपयोग लोग अप्रिय घटनाओं, कार्यों या विचारों से खुद को अलग करने के लिए करते हैं, ताकि चिंता और अस्वीकार के आयोगों की भावनाओं से बचाव किया जा सके और किसी की स्वसीमा को बनाए रखा जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन देखते हैं। वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना। ऑप्शन बी है स्वीकृति, दैनिक जीवन कार्य, मिजाज बदलना। ऑप्शन सी है हंसना, मिजाज बदलना। ऑप्शन डी है उच्च नैतिक मूल्य, बालों की देखभाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गलत समायोजन की विशेषताएं हैं वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना। हम अपना 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर की रोकथाम से बचपन से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। तृतीय रोकथाम, ऑप्शन बी है द्वितीयक रोकथाम यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी है मूल या प्रारंभिक संक्रमण यानी कि प्रीमोर्डियल इन्फेक्शन। इसका आंसर आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट करके सभी को समान अंक दिया है। इसका आंसर कोई कंफर्म नहीं है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार, रोग की अधिसूचना, रोग की निगरानी, बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। हम अपना 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुकुर खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस या हुपिंग कफ के संचरण का तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं। संपर्क, ऑप्शन बी है ड्रॉपलेट, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, ऑप्शन डी है इनडायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रॉपलेट। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका ड्रॉपलेट है। कुकुर खांसी खांसने, छींकने और यहाँ तक कि बात करने से उत्पन्न श्वसन बूंदों से फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरों के निकट संपर्क से में रहते हुए बीमारी फैलाते हैं। जब वो बैक्टीरिया में सांस लेते हैं जिसके कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करता है। जो उनके संपर्क में होते हैं कुकुर खांसी को काली खांसी भी कहते हैं। ये जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है जो आरंभ में नाक और गला को प्रभावित करता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खसरा का कारक जीव क्या है यानी कि मिजल्स का कारक क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, ऑप्शन बी है इकोलाई, ऑप्शन सी है ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, ऑप्शन डी है सिंगल स्ट्रैंडेड इनडेवलप्ड आरएनए वायरस विथ वन सेरोटाइप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। खसरा का कारक क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड इन डेवलप्ड आरएनए वायरस विथ वन सेरोटाइप। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? क्षय रोग यानी कि टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कफिंग मोर देन 3 वीक्स यानी कि 3 सप्ताह से अधिक खांसी, कभी कभी खांसी, केवल रात के समय में खांसी, हल्की खांसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 सप्ताह से अधिक खांसी। क्षय रोग यानी कि टीबी का लक्षण मेन रूप से क्या होता है? 3 सप्ताह से अधिक खांसी का आना, छाती में दर्द और बलगम आना, सांस फूलना, भूख न लगना, थकान और पसीना आना रात में। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है रोगी के रिश्तेदार, ऑप्शन बी है रोगी की केस फाइल, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, ऑप्शन डी है खुद रोगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खुद रोगी।
हम अपना 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, ऑप्शन बी है शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, ऑप्शन सी है शरीर में रक्त का निम्न स्तर, ऑप्शन डी है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। हाइपोक्सीमिया में क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को व्यक्त करता है, जो एक खतरनाक स्थिति या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे कैंसर, अस्थमा और ब्रोंकियाइटिस आदि के कारण हो सकती है, क्योंकि खून पर्याप्त मात्रा में ऊतकों तथा ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। हम अपना 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवलोकन, ऑप्शन बी है परिस्पर्शन यानी कि पल्पेशन, ऑप्शन सी है आघात, सी है परकसन, ऑप्शन डी है आस्कल्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए आस्कल्टेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान श्वसन प्रणाली के माध्यम से हवा की गति से उत्पन्न विशिष्ट ध्वनियों को सुन सकते हैं, जिससे फेफड़ों की आवाज की वर्णक्रमीय विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? तो ऑप्शन देखते हैं, अवलोकन द्वारा, आस्कल्टेशन द्वारा, कानों से ध्वनि सुनने से, आघात से। तो इसका राइट आंसर होगा परकसन द्वारा यानी कि आघात से ये पता चलेगा। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं, कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? इरेगुलर यानी कि अनियमित, थ्रेडी, बाइजेमिनल, डाइक्रोटिक। इसका राइट आंसर होगा थ्रेडी। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को थ्रेडी कहते हैं। थ्रेडेड पल्स थ्रेडेड पल्स कमजोर पल्स वह होती है जिसे महसूस करना मुश्किल होता है और ये थोड़े दबाव से आसानी से खत्म हो जाती है। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भपात का सिक्वेल है? बांझपन, रक्तस्राव, गर्भाशय वेद, ग्रीवा की चोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्तस्राव। गर्भपात का सिक्वल रक्तस्राव का होना। गर्भावस्था में खून बहना सामान्य हो सकता है, पर कई बार यह सामान्य न होकर गर्भपात का शुरुआती लक्षण होता है। ये हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, जिसके कारण गर्भपात अपने आप हो जाता है और रक्त का स्रावण होने लगता है। और जब रक्त स्राव 24 घंटे के अंदर 500 ml से अधिक होता है तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। हम अपना 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? ऑप्शन देखते हैं, एपनिया, ऑप्शन बी है स्लीप एपनिया, ऑप्शन डी है सी है आर्थोपनिया, ऑप्शन डी है डिस्पनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थोपनिया। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और इस कंडीशन में व्यक्ति को सोते, उठते, बैठते समय सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। हम अपना 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी है एसेप्सिस, ऑप्शन डी है एसेप्सिक टेक्निक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। हम अपना 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है? ऑप्शन है इम्प्लांटेशन या यानी कि प्रत्यारोपण, ऑप्शन बी है गर्भपात, ऑप्शन सी ओवुलेशन, ऑप्शन डी है लेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबॉर्शन यानी कि गर्भपात। भ्रूण के जीवन क्षम यानी कि जीवन खत्म होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को गर्भपात कहा जाता है। इस अवस्था में या तो गर्भाशय से भ्रूण स्वतः निष्कासित हो जाता है या कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गर्भावस्था की समाप्ति की जाती है। किसी भी कारण भ्रूण के स्वतः समाप्त हो जाने की गर्भ विफलता कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3rd, ऑप्शन बी है 4th, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 33 नंबर का क्वेश्चन है। MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? ऑप्शन देख लेते हैं 10, 24, 20, 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल 20 सप्ताह तक की होती है। गर्भपात चिकित्सकीय समापन अधिनियम यानी कि एमटीपी यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में भारत सरकार का एक अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में मनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति देता है। यह अधिनियम सन 1971 में बनाया गया था तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है देख लेते हैं। एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्राइमीपेरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, माल न्यूट्रिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुपोषण। कुपोषण हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है क्योंकि कुपोषण वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के आहार में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं होता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम एक गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या है जिसके लक्षणों में गंभीर मतली, उल्टी, वजन घटना और बेहोशी या चक्कर आना शामिल है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया, आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया, अल्प प्लेसेंटा प्रीविया। कहीं कहीं प्लेसेंटा प्रीविया 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लेकिन 3 प्रकार का माना गया है। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लिन्स की जांच करनी चाहिए? क्लिन्स यानी कि कितने सी की जांच करनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं 3, 5, 7, 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए 7 क्लिन्स की जांच करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रसव के समय इन 7 क्लिन्स के पालन को बढ़ावा देता है। साफ हाथ, साफ पेरिनियम, साफ वितरण सतह, साफ कार्ड, साफ बांधने वाले उपकरण और साफ काटने वाली सतह। ये पहले 5 क्लिन्स थे यानी कि 5 सी थे, अब ये बढ़कर 7 हो गए हैं। ये सारी प्रक्रिया प्रसव के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए की जाती है। हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। अबगार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? ऑप्शन है 0, गंभीर तनाव, हल्का तनाव, कोई अवसाद नहीं। ऑप्शन सी इसका सही है, हल्का तनाव। अबगार स्कोर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए से एप्रियंस, पी से पल्स, सी से ब्रेमेसिस, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेशन। अबगार स्कोर जन्म के ठीक बाद शिशुओं को किया जाने वाला परीक्षण है जिससे उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, जैसे श्वास लेने में समस्या या नहीं, बच्चे का रंग कैसा है और उसके दिल की धड़कन कैसी है। 4 से 6 अबगार का मतलब कि बच्चा अच्छी स्थिति में है और उसे कुछ पुनर्जीवन उपायों की आवश्यकता है। अबगार स्कोर 4 से कम होने का मतलब है कि नवजात की हालत खराब है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। हम अपना 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है माँ के साथ त्वचा का संपर्क, बच्चे को रबड़ सीट पर रखना, बच्चे को खिड़कियों के पास रखना, ऑप्शन डी बच्चे को ठंडी दीवार के पास रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए माँ के साथ त्वचा के संपर्क में रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम अपना 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के दौरान कीटाणुनाशक हम अपना
39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस, एनीमिया, टेटनस, कंजक्टिवाइटिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेटनस। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में टेटनस होने से रोका जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार के इन्फेक्शन न हो सके, इसके लिए टेटनस के टीके लगाए जाते हैं। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को भी किसी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं होता। ये टीका महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में लगाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी के टीके या तो गर्भधारण के कम से कम 3 महीने पहले या बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाए जा सकते हैं। हम अपना 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए है फीटल मूवमेंट, ऑप्शन बी है चेंज ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी है ब्रेस्ट चेंज, ऑप्शन डी है मॉर्निंग सिकनेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण संचलन यानी कि फीटल मूवमेंट गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि गर्भावस्था के सकारात्मक संकेत वे संकेत हैं जिनकी निश्चित रूप से गर्भावस्था के रूप में पुष्टि की जाती है। भ्रूण संचलन की गतिविधियां जो गर्भधारण के समय मां के द्वारा महसूस की जाती है, जैसे भ्रूण के हृदय की धड़कन की आवाज, पूरे भ्रूण का तालमेल आदि। हम अपना 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन है एक्स, वाई, जेड, ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव एक्स प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है। पार्टोग्राफ लेबर के दौरान मुख्य डेटा मातृ और भ्रूण का एक समग्र ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, जिसे कागज की एक शीट पर समय के साथ दर्ज किया जाता है। प्रासंगिक माप में गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, भ्रूण की हृदय गति, श्रम की अवधि और महत्वपूर्ण संकेत जैसे आंकड़े शामिल होते हैं। हम अपना 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की डिलीवरी के समय किस चरण में होती है? बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। यह अवस्था तब शुरू होती है जब गर्भाशय ग्रीवा पूर्णतः खुल जाती है और शिशु के जन्म होने तक लगभग 1 से 2 घंटे तक बनी रहती है। इस अवस्था में प्रत्येक संकुचन के साथ जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे शिशु आसानी से जन्म दिया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है माँ को पेरिनियल वास देना, रक्तस्राव, नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करना, माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण, प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है। ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है? ओलिगोहाइड्रोमिनास देख लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड 1500 ml से अधिक है, एमनियोटिक फ्लूइड 1500 ml से कम है, एमनियोटिक फ्लूइड 300 ml से कम है, एमनियोटिक फ्लूइड 300 ml से अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमनियोटिक फ्लूइड 300 ml से कम है। ओलिगोहाइड्रोमिनास में एमनियोटिक फ्लूइड 300 ml से कम होता है। यह बहुत कम इम्यूनो फ्लूइड होने की स्थिति है। ओलिगोहाइड्रोमिनास का निदान अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक द्रव या प्रेगनेंसी में पानी बच्चे के विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह द्रव बच्चे की गर्भ में रक्षा करता है। गर्भधान के 12 दिनों के बाद एमनियोटिक थैली बनती है। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग में पहुंचता है? ऑप्शन देखते हैं। सिम्बाइसिस प्यूबिस, जिफी स्टर्नम, ऑप्शन सी है नाभि और जिफी स्टर्नम के बीच, ऑप्शन डी है नाभि। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था के बी, इसका राइट आंसर होगा जिफी स्टर्नम। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के जिफी स्टर्नम अंग में पहुंचता है। इस समय गर्भाशय के शीर्ष को नाभि से लगभग 5 इंच ऊपर मापा जाता है, क्योंकि गर्भाशय का शीर्ष इतना ऊंचा होने के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इस समय शिशु का वजन 1.7 kg और लंबाई 28 सेंटीमीटर की हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? ऑप्शन है पीठ दर्द, ऑप्शन बी है वेरिकोज वेन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी है हार्ट बर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेरिकोज वेन। पेल्विस नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर वेरिकोज नस का संकेत मिलता है। वेरिकोज नस से कुछ महिलाओं के लिए गर्भावस्था का एक सामान्य आमतौर पर हानि रहित हिस्सा है। वे तब होते हैं जब गर्भाशय बड़ी नस पर दबाव डालता है जो पैरों में रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। वेरिकोज नस के कारण खुजली, असहज दर्द भी हो सकता है। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12। प्लेसेंटा पूरी तरह से 12 सप्ताह में बनता है और एक बच्चे के पोषण के लिए तैयार होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान यह बढ़ता रहता है। इसे 34 सप्ताह तक परिपक्व माना जाता है। समान परिस्थितियों में प्लेसेंटा संपर्क के क्षेत्र को अधिक बढ़ा देती है ताकि अधिक पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान किया जा सके। हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो सकता है और बहना शुरू हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिकेटरी फेज, यानी कि स्रावी चरण। मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है। यह चक्र हमेशा चक्र के 14वें दिन से 25वें दिन तक का होता है। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए है हर 2 घंटे, हर 4 घंटे, हर 1 घंटे, हर 8 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर 4 घंटे। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है जुड़वा गर्भावस्था, ऑप्शन बी भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, ऑप्शन सी बच्चे की गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है जब बच्चे के गंभीर विकलांगता के पैदा होने का जोखिम होता है। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या गुणसूत्र की कमी से स्थिति में भी एमटीपी कराया जा सकता है, या फिर रेप की स्थिति में अनचाहे गर्भ को एमटीपी अधिनियम के तहत समाप्त किया जा सकता है। ये रहा हमारा 50 नंबर तक का क्वेश्चन। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।